नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। गाइज, हम लोग का जो चैप्टर 8th चलने वाला है, चल रहा है चतुर्भुज, उसके हमने कुछ इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत सीख लिया था। अगर आप उस चैप्टर के बारे में और भी डीपली, बहुत ही बिंदास तरीके से आप जानना चाहते हो, अगर आपने अभी पीछे के चैप्टर्स आपके छूट गए हैं, आपने नहीं देखे, तो जाइए ऐप पे। कहाँ पे? टीओसी वाले ऐप पे आपको जाना है और वहां पे आपको अगर आप 9th में हो तो जाइए 9th वाला मात्र 99 रुपए में, जिसका नाम है निर्माण बैच। क्या नाम है? निर्माण बैच। इस बैच को आप परचेज कर लीजिए मात्र 99 रुपए में। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। फिर देर किस बात की, जाइए और इसको परचेज कीजिए और आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बस 2 मिनट मुझे दो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, जी आपके सामने देखो फोटो है, मैंने दिखा दिया। इस फोटो में आप ध्यान से देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो। ये है न्यू बैच, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। न्यू बैच है क्लास 9th के लिए। अगर आप क्लास 9th में हो तो क्लास 9th के लिए आप ध्यान से देख लो। क्लास 9th के लिए आपका न्यू बैच है। कौन सा बैच है? न्यू बैच है, जो कि 99 रुपए में है। कितने रुपए में? 99 रुपए में। और अगर निर्माण बैच है, अगर आप कक्षा 10 में हो तो फिर निर्माण बैच खरीद दो 99 रुपए में। ठीक है ना? क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन मिलेगा एग्जाम तक का, फ्री नोट्स आपको दी जाएंगी, डाउट्स क्लासेस भी होंगी। ठीक है ना? तो आप जाकर इसको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? अगर आपने परचेज कर लिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है? क्योंकि यूट्यूब की क्लास में आपको यहाँ पर तो ठीक है मिलेगा, लेकिन अगर आप बेहतरीन तरीके से आपको जो है कि नहीं अपने क्वेश्चंस करना चाहते हो, बढ़िया से नंबर लाने चाहते हो, मैथ्स में तुम गर्दा उड़ाना चाहते हो, 97, 98, 99, 100 तक नंबर लाना चाहते हो, तो फिर भाई आपको ये चीज करना पड़ेगा, 99 रुपए लगा दो। है? 99 रुपए लगा दो, और जो लगाएगा 99 रुपए उसके आएंगे मैथ्स में 99 नंबर। ठीक है ना? मैथ्स में 100 का पूर्णांक होगा, तो 100 में आपके 99 रुपए का आज खरीदोगे तो 99 रुपए आपको कल को 99 नंबर के रूप में बदल जाएंगे। ठीक है ना? तो 99 नंबर अगर आप लाना चाहते हो तो आप जाइए तुरंत इस बैच को परचेज कीजिए मात्र न्यू बैच क्लास 9th के लिए 99 रुपए में, निर्माण बैच क्लास 10th के लिए मात्र 99 रुपए में। सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, एग्जाम तक का सब्सक्रिप्शन होगा और साथ में फ्री नोट्स मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी होंगी। ठीक है ना? तो चलिए बस इसको हटाते हैं और आइए हम लोग का जो पीडीएफ चल रहा था, हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसी को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको करने का अभ्यास करते हैं। ठीक है? तो क्या आप लोग तैयार हो? तो मुझे जरा बताओगे, आप लोग मुझे बताओगे कि हम लोग जब चतुर्भुज पढ़ रहे थे क्लास 9th चैप्टर 8 चतुर्भुज। कौन सा चैप्टर? चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में अभी तक आपने जो पढ़ा, क्या आप लोग मुझे इसका रिवीजन बता सकते हो? फास्ट रिवीजन कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। आपने जो जो पढ़ा मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि चतुर्भुज होता क्या है। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है वही तो हमारी चतुर्भुज कहलाती है। राइट? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। सिर्फ ये कहना गलत होगा कि 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है, क्योंकि 4 भुजाएं इसमें भी हैं। अगर आप देखोगे गौर से तो 4 भुजा 1 2 3 4, इसमें भी 4 भुजा हैं, और 1 2 3 4 इसमें भी 4 भुजा हैं, और 1 2 3 4 इसमें भी 4 भुजा हैं, और 1 2 3 4 इसमें भी 4 भुजा है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आखिर इन चारों में से चतुर्भुज कौन सा है। तो चतुर्भुज मैंने बताया था कि चतुर्भुज वही होगा, चतुर्भुज वही होता है जो कि 4 भुजा के साथ साथ ऐसा कुछ उसमें सिस्टम हो कि वो चारों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए।
आप कहोगे सर जी ये भुजा तो इससे जुड़ी है, ठीक है, ये भुजा भी इससे जुड़ी है, ठीक है, ये भुजा इससे जुड़ी, लेकिन ये भुजा इससे जुड़ी, लेकिन ये भुजा कहाँ से जुड़ी है, नहीं जुड़ी ना। चारों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी इससे मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ बना होता तब ये पंचभुज हो जाता, ठीक है ना। तो चतुर्भुज तो नहीं होता, पंचभुज हो जाता, तब तो ये एक फिगर तो होता लेकिन पंचभुज का हो जाता। तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, इसमें 4 भुजाएं हैं, लेकिन ये एक बंद त्रिभुज है, जिसकी चतुर्भुज है, जिसकी वजह से ये चतुर्भुज कहलाएगा। ये दोनों तीनों में से और कोई भी चतुर्भुज नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ तक समझाया, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं माथे के पसीनों से मिलती है, और आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो निराशा से तो बेहतर ही होती है। कभी मायूस मत होना जिंदगी से, जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है, और हौसला हो बुलंद और दिल में लगी हो आग तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, ठीक है ना। तो बस इसी जज्बे के साथ इस क्लास को फिर से हम आगाज कर चुके हैं। देखिए, और एक चीज और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, कभी हार नहीं मानते या हारते नहीं हैं। और जो हारने वाले होते हैं, और हारने वाले कभी जीतते नहीं हैं, हारने वाले कभी जीतते नहीं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, जीतते नहीं, ठीक है ना। इन सभी बातों को याद रखना कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं हैं, इस बात को याद रखना। इसलिए अपने अंदर कभी ये मत लाना, निगेटिविटी मत लाना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। आप हर काम कर सकते हो, ऐसा कोई जिंदगी में काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप हर काम कर सकते हो, बशर्ते उस लायक होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, चतुर्भुज में एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्भुज होता है, जो एक चतुर्भुज होता है, जो हमारे पास चीजें हैं तो हम क्यों इसमें से बनाए, जो चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज में मैंने आपको एक चीज और बताया था कि एक चतुर्भुज के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। क्या ये सब आपको पता है। कितने विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण भी आपको याद रखना है। विकर्ण कितने होते हैं, तो विकर्ण उसके 2 होते हैं। कितने होते हैं विकर्ण, विकर्ण 2 होते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज क्या बता देता हूँ कि एक चतुर्भुज के अंदर मैंने बताया ना कितने शीर्ष, 4 शीर्ष। कितने शीर्ष, 4 शीर्ष। कौन कौन से हैं, तो जहां पर 2 भुजाएं एक दूसरे मिलती हैं, ए बी सी डी। कितने भुजाएं, तो 4 भुजाएं। 4 भुजाएं कौन कौन सी आपको दिख रही हैं, तो 4 भुजाएं दिख रही हैं आपको, एक तो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। कितने कोण दिख रहे हैं, 4 कोण। कितने कोण दिख रहे हैं, 4 कोण। कौन कौन से, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। मैं पूछूं कितने आपको विकर्ण दिख रहे हैं, तो 2 विकर्ण दिख रहे हैं। कितने विकर्ण दिख रहे हैं, 2 विकर्ण आप देख पा रहे हो। कौन कौन से, एक तो ए सी और एक बी डी, ठीक है ना। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था चतुर्भुज के जो योग गुण होते हैं, चतुर्भुज के योग गुण के बारे में भी मैंने आपको बताया था। चतुर्भुज का योग गुण क्या होता है वो भी देख लो ध्यान से। चतुर्भुज के योग गुण की बात करते हैं, योग गुण, तो देखो चतुर्भुज का योग गुण क्या होता है, चतुर्भुज का योग गुण भी देख लेते हैं। देखो चतुर्भुज का योग गुण, योग गुण में ये बताया था आपको, योग गुण, तो योग गुण वो होता है, योग गुण कि चतुर्भुज के सभी चारों अंतःकोण योग, चतुर्भुज के चारों, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। बताया था ना ये चीज।
बताओ, ये चीज आपको बताया गए थे कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आपको इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। वैसे काफी लोगों को पता होगा, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर कभी भी चाहे वो 3 भुजा हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, 10 भुजाएं, जितना भुजा हो हमसे इससे मतलब नहीं है, हम सभी के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। हम सभी के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं, कोई भी आपके पास चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, त्रिभुज हो। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम ऐसे कर सकते हैं, बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ चला गया। देखो ध्यान से, इतना करने के बाद आपको एक चीज समझना है, एक चीज समझना है कि मैंने बताया था चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार फॉर्मूले से पहले जान लो कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज, इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और जो चतुर्भुज होता है इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। पंचभुज होता है 1 2 3 4 5, पंचभुज में इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540। कैसे होता है यही मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये भी मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो आइए इसको भी बता देता हूँ आपको किस तरह से इसको करेंगे। ध्यान समझना, ध्यान समझना कि त्रिभुज में कितनी साइड होती है, 3 साइड होते हैं। चतुर्भुज में कितनी साइड, 3 साइड, 3 में से 2 घटा दो, हमेशा 2 घटाना है और मल्टीप्लाई करना है 180 से, बराबर हो जाता है आपके पास 1 में से 180 घटा दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 180 डिग्री। अब आओ चतुर्भुज, चतुर्भुज में कितनी साइड होती है, 4, 4 में से घटाना कितना है 2 ही, मल्टीप्लाई कितना करना है 180 से, कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 360, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 साइड होती है पंचभुज में, घटा दो 2, 2 घटा दोगे मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, 18 3 का 54 होता है, मतलब 540। आया समझ में, ओके। इसके बाद अगला देखो, अगला देखो, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, ये तो कोई काम नहीं है। अगला देखो, अगला मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, अगर कभी भी 5 भुजा के बाद अगर किसी में 6 भुजा हो, कितनी भुजा हो, 6 भुजा, 6 भुजा, 6 भुजाएं, ठीक ना। तो अगर 6 भुजा की बात होगी तो 6 भुजा के लिए 6 माइनस कितना करोगे 2, मल्टीप्लाई कितना करोगे 180, तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, मल्टीप्लाई करोगे 180 तो कितना हो गया 720, 18 चौक 72, 720। अब अगर मैं पूछ लूँ आपसे, कभी भी कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें 7 भुजाएं, कितनी भुजाएं हो, 7 भुजाएं, जिसे हम खष्टभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खष्टभुज। तो खष्टभुज के लिए 7 में से आपको घटाना पड़ेगा 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180, तो कितना होगा, 7 में 2 गया 5 और मल्टीप्लाई कर दो 180, 18 पंचे 90 होता है, 1 0 और 900। अगर मैं यही पूछ लेता आपसे कि किसी में अगर 8 भुजाएं हैं, कितने भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है कि 8 में से ही 2 घटाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 गुणते 180, 18 छंगा में 108 होता है और 108 और ये 0 1080 हो गया, 8 भुजाएं। अगर 9 भुजाएं हो जाए तो क्या होगा, अगर किसी में 9 भुजाएं हैं तो 9 भुजाएं के लिए 9 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180, तो 9 में 2 गया 7 और मल्टीप्लाई 180, 18 7 126 होता है ना, 7 8 7 5 12 126 और ये 0 हो जाएगा 1260। उसके बाद अगर किसी में 10 भुजाएं हो, कितने भुजाएं हो, 10 भुजाएं, अगर किसी में 10 भुजाएं होती हैं तो 10 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और मल्टीप्लाई कर दोगे 180 से, तो 18 8 144 होता है और साथ में 0, तो 44 तो 40 जो हो जाएगा वो 10 भुजाओं हो जाता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए,
क्या कर लीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास कभी भी इस पूरे को ऐसे ही बिल्कुल नोट कीजिए, ऐसे ही आप नोट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपको पता रहेगा कि किसमें कितनी साइड होती हैं और उसे कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी में त्रिभुज 3 भुजा है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180, किसी के अगर 4 भुजा है तो 360 होता है, 6 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं तो क्या होता है 540, 6 भुजा 720, 7 भुजा तो कितना होता है 900, 8 भुजा 1080, 9 भुजा 1260, 10 भुजा 1040। अच्छा अगर 10 भुजा है तो उसे बोलते क्या है 10 भुज, 9 भुज है तो 9 भुज, 8 भुज है तो अष्टभुज, 7 भुज है तो सप्तभुज, 6 भुज है तो खष्टभुज, 3 भुज है त्रिभुज, 4 भुज है चतुर्भुज, 5 भुज है पंचभुज। भाई साहब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? इसका आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से कॉपी पे सजा कर लिखिए, ठीक है ना। बढ़िया से आप इसको स्क्रीन पर जो है कि मैंने जो बताया इसको बढ़िया से सजा कर आपको लिखना है। सजा कर लिखोगे बेहतरीन तरीके से तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा जब इसको आप बेहतरीन तरीके से लिखोगे। तो बताइए इसको क्या मैं हटा दूं? आप लोग कहिए तो मैं इसको हटा दूं या फिर रहने दूं? जैसा आप लोग कहोगे वैसा किया जाएगा, बताइए। हटा दिया जाए? चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान से। अब बढ़िया से नोट कर लेना, आपको याद भी हो जाना चाहिए ये चीज। अगर नहीं याद हुआ तो फिर बड़ी मार मारेंगे, बता दे बड़ी मार मारा, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बढ़ाया था, क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि समांतर चतुर्भुज के प्रकार, किसके? समांतर ने चतुर्भुज के प्रकार। आपको मैंने चतुर्भुज के प्रकार भी बताए थे। बताइए आपको मैंने इस चतुर्भुज के प्रकार बताए थे कि नहीं बताए थे? चतुर्भुज के प्रकार। तो बताइए चतुर्भुज के कितने प्रकार मैंने बताए थे? तो पहली बात तो जान लो कि चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ना है, एक तो मैंने बताया था आयत, एक आपको आयत पता होना चाहिए, एक आपको वर्ग पता होना चाहिए, एक आपको समलंब पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। एक आपको समचतुर्भुज पता होना चाहिए, समचतुर्भुज, ठीक है ना। एक आपको समांतर चतुर्भुज पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी समन चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है। बताइए यहाँ तक समझ आया? इसके अलावा और कोई बच रहा है? आयत पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज पता होना चाहिए, सम चतुर्भुज पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला हमारे पास दिया हुआ है आयत, पहला दिया हुआ है कि आयत क्या होता है। इस आयत को जानते हैं, आयत क्या होता है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आयत क्या होता है? क्या आपने कभी आयत के बारे में नहीं पढ़ा? आयत क्या होता है? अगर पढ़े हो तो मुझे बताइए, वरना मैं तो बता ही दूंगा। चलिए पहला हमारे पास आता है आयत। तो देखिए आयत जो होता है कुछ इस तरह से बनता है। ये आपके पास जो मैंने बना दिया ये है आयत। क्या है? ये एक आयत है। क्या है? ये एक आयत है। ये क्या है? ये एक आयत है। क्या है? एक आयत है जो कि आप देख सकते हो। इस आयत की एक खासियत क्या होती है? कुछ खासियत होती है वो आपको पता होना चाहिए। आयत में कलर आपको थोड़ा सा सही ना दिख रहा होगा, इसलिए कलर थोड़ा सा ये वाला कर देते हैं। कलर देखो, आयत जो होता है पहली बात तो आप देखो किस तरह से बना हुआ है। इस आयत को देखकर आप क्या अंदाजा लगा रहे होगे कि सर जी इसकी अपोजिट साइड तो बराबर दिख रही है। तो याद रखना कि आयत जो होता है उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। तो पहली सी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहला, सम्मुख भुजाएं बराबर क्या होती हैं? सम्मुख भुजा बराबर। लिखूंगा क्या मैं आपको इसको वो करके दिखाऊंगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है
ये डी, ठीक है। ये हो गया। इसमें याद रखना कि इसमें आयत की जो आपकी भुजाएं होती हैं ए बी, वो बराबर होगी अपनी सम्मुख भुजा इसके, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं सम्मुख भुजा। तो जो ए बी भुजा है वो सी डी भुजा के बराबर होगा एंड जो ये आपकी ए डी भुजा होगी वो बराबर होगी किसके, बी सी भुजा। इस बात को नोट कर लीजिए, बात समझाई। पहला पॉइंट ये हो गया इसका। दूसरा पॉइंट देखो, इसके सारे कोण चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे वो सी क्यों ना हो चाहे डी क्यों ना हो, सभी आपस में बराबर होते हैं। यानी ए बी सी डी सभी एंगल हमारे बराबर होते हैं, जिसकी वजह से सभी का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी हमने सीखा था, राइट, 90 डिग्री होता है। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि इसके जो विकर्ण होते हैं, हमारा जो त्रिभुज होता है इसमें विकर्ण भी होते हैं। दो विकर्ण आपके कुछ इस तरह से विकर्ण दो होते हैं। ये एक विकर्ण आपका ये हो गया और एक विकर्ण आपका ये हो गया, ठीक है ना। याद रखना कि एक त्रिभुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो तीसरा मतलब ये हुआ कि जो आपका ये AC होगा वो विकर्ण इस BD के बराबर होगा। ये बात भी आपको याद रखना है। ये हो गई आयत की कंडीशंस, आयत के प्रकार, आयत की कुछ शर्तें जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आयत की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण, सारे कोण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब चलते हैं वर्ग पे। अगला आपके पास बच्चों आता है वर्ग। अब ये वर्ग क्या होता है, अब इसको भी जान लेते हैं। इसको हटाते हैं क्योंकि अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये वर्ग को देख लेते हैं। वर्ग कहता है, वर्ग क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं आपसे। एक वर्ग जैसा कुछ बना भी लेते हैं, वर्ग लगना भी चाहिए। आपके सामने जो फिगर बनाई गई, क्या ये वर्ग नहीं दिख रही, ऐसा नहीं लग रहा ये वर्ग जैसी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जी ये तो वर्ग जैसी है, ठीक है ना। अब वर्ग जैसी है या नहीं उसके लिए फिर मेजर करना पड़ेगा, इधर इतना फिर इतना, इधर भी इतना फिर इतना, है ना। तो मान लो ये वर्ग है, वर्ग जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, क्योंकि हमने इसको मेजर में नहीं किया, बस ऐसे ही हमने बना दिया आपके सामने। लगना चाहिए थोड़ा सा वर्ग जैसा, क्योंकि वर्ग बता रहे हैं तो वर्ग जैसा फिगर भी लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिएगा, वही काम फिर से इसमें। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका D। इसको फिगर को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इतना भी। ये है हमारा ABCD। तो वर्ग की जो खासियत होती है उनको आप जरा ध्यान से देखिएगा। वर्ग की पहली खासियत क्या होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि जो AB है वो BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD DA के बराबर, जिसकी वजह से ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, यहाँ पर भी देख लो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये नहीं कि सारी भुजा बराबर, ठीक है ना, इसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। पहली कंडीशन फॉलो, ओके। दूसरा ये होता है कि इसके सारे एंगल बराबर होते हैं, यानी कि जो आपके पास कोण A होगा, कोण A होगा वो कोण B के बराबर और कोण C, कोण D, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। और याद रखना किसी भी चतुर्भुज के अगर सारे कोण बराबर होते हैं, कोई भी चतुर्भुज है तो उसके सारे कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब सारे कोण 90-90 में बढ़ जाएंगे, क्योंकि सभी को बराबर बराबर देना है तो भाई 90-90 ही बचना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि चतुर्भुज में जो वर्ग बताया, वर्ग के भी सभी कोणों का योग जो होता है वो भी मतलब सभी अंतः कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हुआ, यहां तक कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा एक भी % का दिक्कत। अब ध्यान से देखना, इसके बाद अगली इसकी कंडीशन ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी जो विकर्ण हमारा AC होगा, कौन सा विकर्ण होगा, विकर्ण हमारा AC, अगर मैं AC विकर्ण बनाना चाहता हूं तो ये AC विकर्ण होगा वो इस BD विकर्ण के बराबर होगा। देखो
यही चीज मैंने लिखा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा आयत है, जो वर्ग है, दोनों मैंने बता दिया। तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं और साथ में उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। फिर मैंने वर्ग बताया, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और इसकी भी भुजाएं बराबर, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब मैं आप लोग से ये पूछूं बच्चों कि मुझे ये बताओ कि आयत और फिर वर्ग में डिफरेंट क्या है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछ लूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्वेश्चन ये है कि आयत और वर्ग में अंतर क्या है। फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों में अलग अलग है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी इस दोनों में, जो क्वेश्चंस में ऐसा कौन सा रूल है जो दोनों में अलग है, दोनों को मतभेद पैदा कर रहा है, दोनों को अलग करने में हम लोग की हेल्प कर रहा है। ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों में अलग अलग है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? अगर आप लोग मुझे बता सकते हो तो बताने का प्रयास कीजिए, बताइए। अगर आप लोग बता सकते हो तो बताइए। कुछ दिमाग में आया? आयत और वर्ग में अंतर बताने के लिए आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा खुरापाती आइडिया, किसी भी तरह का आइडिया भाई साहब आया या नहीं आया? अगर आया तो मुझे बताओ, वरना मैं तो बता ही दूंगा। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। बताया जाए? चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में मैंने पूछा आप लोग से कि इस वर्ग और इस आयत और इस वर्ग में अंतर क्या है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर। आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये मैंने बना दिया आपके सामने आयत, ये हो गया आयत। तो आयत की ये सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बाकी इसमें भी सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसके भी कर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसके भी कर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और सारी प्रॉपर्टी दोनों के रूल्स सेम होते हैं। बस एक ही चीज अलग होता है, वो क्या है? यही कि आयत और वर्ग में डिफरेंट यही होता है कि आयत की सिर्फ सम्मुख भुजा बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब आते हैं अगला, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ये समलंब भी हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके थे, समलंब को भी सीख लेते हैं, उसके बाद अगला आप सीखेंगे। देखो अब समलंब चतुर्भुज बता देते हैं आपको। समलंब, समलंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोई बताएगा समलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं ना। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज वो होता है, कोई परिभाषा बताएगा सब समलंब चतुर्भुज की? समलंब चतुर्भुज की कोई परिभाषा बताएगा क्या होता है समलंब चतुर्भुज? तो समलंब चतुर्भुज जो होता है, याद रखना कि समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका, ऐसा चतुर्भुज जिसमें जिसकी सिर्फ एक पेयर समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज उसे कहा जाता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका एक पेयर समांतर होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक पेयर समांतर होगा, सिर्फ एक पेयर, वो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसका हम फिगर बनाते हैं, ये है फिगर। आपके सामने एक फिगर मैंने बना दिया है, ठीक है, आपके सामने एक फिगर बनाया हूं
और ये है एक समलंब चतुर्भुज का बेस्ट एग्जांपल। समलंब चतुर्भुज मैंने बताया कि एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए, भाई चार भुजाएं हैं, ये एक चतुर्भुज ही हुआ। फिर आगे समलंब चतुर्भुज ये कहता है कि उसका सिर्फ एक पेयर समांतर होना चाहिए, जिसे मैंने ये खींचा है कि जो ए बी है, मैंने इसमें ये खींचा है कि जो ए बी आपकी साइड है, ए बी साइड पैरेलल है किसके, इस डी सी साइड के, बस। और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो जिसका एक पेयर समांतर होता है वो एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या होता है वो, समलंब चतुर्भुज। इसका मतलब इस चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कह सकते, कहते हैं, कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का यही सब एक बहुत बड़ा रूल होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका एक पेयर समांतर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। अब देखो एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो बच्चों, क्या जानना है आपको कि समलंब चतुर्भुज के एक ये इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम आपस में 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब कि जो एंगल ए है वो और प्लस एंगल डी है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, और साथ में एंड ये वाले दोनों यानी एंगल बी और एंगल सी जो है इनका भी सम 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब कैसे होता है कोई मुझे बताएगा, अगर मैं आप लोग से ये पूछ लूं कि ये दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा, कैसे होगा, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि किस तरह से ये 180 डिग्री होगा? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे कि ऐसा क्यों इसके सभी एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होगा एक ही तरफ के? तो कुछ लोग तो महानुभाव बता देंगे, लेकिन कुछ लोग को बताना पड़ता है हर बार। ध्यान से देखना कि अगर ये लाइन मैंने खींचा, ये लाइन, ठीक है ना, इसके समांतर मैंने एक लाइन और खींचा, दो समांतर रेखाओं कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है इस तरह से, दो समांतर दो पैरेलल लाइन, इफ टू लाइंस पैरेलल कट बाय एन अदर ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कोई दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल, देखो ये वाला एंगल, इस एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे तो ये ए बी जो साइड है वो इस सी डी साइड के समांतर है और ये एक ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाली जो लाइन है अगर ऐसे बढ़ा दूं और इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं और इसको भी आगे ऐसे बढ़ा दूं, इसको भी ऐसे बढ़ा दूं, तो ये नहीं लग रहा कि दो समांतर रेखाओं की तिर्यक कट कर रही है? जब ये तिर्यक रेखा कट कर रही है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर ये एंगल मैं कह दूं कि 50 डिग्री है तो आप तुरंत बता दोगे सर ये वाला एंगल तो 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या यहाँ तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ? नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का दिक्कत, यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही शानदार मैंने चीजें बता दी। तो ये है आपका समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज के बाद अगला हमें पढ़ना है जिसका नाम है समचतुर्भुज। अब ये समचतुर्भुज क्या होता है उसके लिए हमें पीडीएफ पे चलना है। अब क्योंकि अब यही चीज तो मैंने बताना है, आइए देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ये है अपनी पीडीएफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई आपको ऐप वगैरह पे आइए, आपको वहीं पे पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है ना। आप जो है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ छप चुकी है। अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है अच्छे से बेहतरीन तरीके से तो पीडीएफ वगैरह तो फिलहाल यहाँ नहीं मिल पाएगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, 99 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। 99 रुपये खर्चा कीजिए, चैनल पे आइए, ऐप पे आइए, टीओसी पे, वहाँ पर आपको चीज़ मिल जाएगी, वरना आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप फिर अपने कॉपी में नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई टीओसी पे आइए और वहाँ पे 99 रुपये का कोर्स परचेज कीजिए। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलेगा, ठीक है ना। तो बस आइए, तबने ये चीज़ मैंने बता दिया। आगे मैंने चतुर्भुज के प्रकार में ये बता दिया। अब आते हैं समलंब को भी बता दिया, इसके बाद समांतर चतुर्भुज को भी बाद में बताऊंगा। आपको बताऊंगा पहले समचतुर्भुज। ये है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, इसलिए मुझे पहले समांतर को बताना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो आइए पहले उसको जानने से पहले हम समांतर चतुर्भुज को जान लेते हैं। आपके सामने है समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है ना, ये है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके समभुजाओं भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बात आपको बोली गई है, क्या बोली गई है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है आपका, जो आपका समांतर चतुर्भुज होगा, उसमें समांतर चतुर्भुज में आपको एक बात याद रखना है कि समांतर ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, वो होता है समलंब चतुर्भुज, और जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं वो होता है समांतर चतुर्भुज। बात समझना है दोनों को, इन दोनों को मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखना। ये अभी मैंने बताया, ये मैंने क्या बताया आपको, ये बताया मैंने समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? उसमें सिर्फ एक चतुर्भुज का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, वो होता है समलंब चतुर्भुज। अब ऐसा चतुर्भुज जिसमें समभुजाओं भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होंगे एक दूसरे के, वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होंगे उसे क्या कहेंगे? तो समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब ध्यान से समझना बच्चों, इसका फिगर देखो, किस तरह से बनता है जो समांतर चतुर्भुज होता है। यह है समांतर चतुर्भुज का फिगर। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? एक रेखा ऐसे, फिर एक रेखा ऐसे, फिर एक रेखा ऐसे, ऐसे कुछ बनेगा, जिसमें क्या होगा आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो आपको एक बात याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो ए बी होगा वो समांतर तो होगी ही। अगर मान लो ये ए है, ये चलो इसको फिगर बना ना, ये ए बी सी डी ये है, तो आपको जो ए बी साइड दिख रही है, मैं इसके ऊपर से चला देता हूँ, ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रही है फिगर, इस फिगर में आपको ध्यान देखना है कि जो ए बी है वो तो सी डी के पैरेलल है ही, यहाँ पर लिखा भी है ये बात, ये लिखी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बीसी भी एडी के समांतर है, ये भी बात सत्य है। एक बात और याद रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। इसका मतलब कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के भी बराबर होगी। इस बात को भी याद रखना, यानी कि इसमें आयत के भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसके भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के सम्मुख कोण जो होते हैं, आयत के यानी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो आयत समांतर चतुर्भुज बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बनने के लिए उसे समांतर चतुर्भुज के गुणों को फॉलो करना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज कहता है मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत कहता है भैया मेरी भी समांतर भुजाएं बराबर होती हैं। आयत कहता है मेरे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आयत कहता है मेरे जब सारे कोण बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कहता है मेरे विकर्ण बराबर होते हैं, तो वो भी कहता है मेरे विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा आयत होता है वो उसे समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज की कुछ कंडीशन मैंने बताई कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। इस बात को आपको बिल्कुल से दिमाग में रख लेना है, बढ़िया से अपने भेजे पे रख लो। ठीक है ना। ओके, आइए अब इसके फिगर की बात कर लेते हैं। इसके कुछ रूल्स जो नियम है उनको भी जान लेते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इसी से बन जाएगा, टेढ़ा करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे करके बना दे, ये टेढ़ा नहीं होगा, नहीं बनेगा भाई यहाँ से। तो समांतर चतुर्भुज के लिए यहाँ से नहीं बना पाएंगे, इसके लिए अलग से कोई अलग से नहीं, कोई बात नहीं। आइए हम यहाँ से अपने बना देते हैं, चीजें जब हैं तो हम उसको बना देते हैं। ये है एक हो गई समांतर चतुर्भुज, एक लाइन क्या आपको समांतर चतुर्भुज से दिख रहा है? ठीक है, ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज देखो फिगर भी समझ के आना चाहिए। तो ये होता है इस तरह का जो बनता है, इस तरह कभी दिखा जाना समझ जाना कि समांतर चतुर्भुज जैसा है, तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब इसके देखो कंडीशन कुछ जान लो, समांतर चतुर्भुज के कुछ रूल्स हैं उनको भी जान लो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहला इसका रूल ये है कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होते हैं, तो ए बी जो होगी वो पैरेलल किसकी होगी, सी डी के, और साथ में ये एडी जो है, एडी वो किसके समांतर होगी, तो एडी आपकी बीसी के समांतर होगी। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक बात और भी होती है कि जो ए बी समांतर तो होगी ही लेकिन सी डी के बराबर भी होती है, और एडी जो है वो समांतर तो होती है इसके लेकिन बीसी के वो बराबर भी होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है, नहीं समझ में बात। यानी ये दोनों युग्म जो होता है समांतर तो होगा ही, साथ में ये वाले दोनों युग्म आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कंडीशन देखो, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर, और ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। आपको इस बात को भी नोट डाउन करना है, आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर ही होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? क्या आपको यहां तक किसी भी तरह का दिक्कत हुआ क्या? नहीं होना चाहिए भाई साहब, यहां तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद एक चीज और भी आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा भी एक चीज आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वो ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक जो विकर्ण होता है उसको दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। यानी अगर मैं इसका एक डायगोनल मिला दूं, एक डायगोनल को, अगर इस डायगोनल को मैं, अगर मैं इस डायगोनल को यहां से मिला देता हूं लाइक दिस, ये अगर मैंने इस डायगोनल को इस तरह से मिला दिया तो ये जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, एक ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये वाला जो त्रिभुज होगा वो दूसरा त्रिभुज जो आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होते हैं। याद रखना इस बात को। आपको जो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज का एक विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, उसे दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। अगर मैं पूछ लूं आपसे, क्या इसे प्रूव करके मुझे बता सकते हो क्या किस तरह से दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे? तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो उसका भी बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। कैसे? आप ये वाला त्रिभुज ले लो, ए बी सी त्रिभुज, और एक त्रिभुज आप ले लो ये वाला ए डी सी। दोनों त्रिभुज की बात करते हैं तो देखो, इस त्रिभुज की जो ए बी साइड होगी वो उस त्रिभुज के सी डी साइड के बराबर, फिर इस त्रिभुज की जो बी सी साइड होगी वो इस त्रिभुज के ए डी साइड के बराबर, साथ में जो ए सी लाइन खींचे हो, ए सी विकर्ण खींचे, वो दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से भुजा सर्वांग समता नियम से आपका त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज कौन सा, ए डी सी, दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे और सर्वांगसम पार्ट आपस में हो गए। इसका मतलब आपका जो पहला वाला त्रिभुज था वो दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हमने दिखा दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये बात कहाँ पर समझ में नहीं आई, कहाँ पर आपको इस बात को समझने में दिक्कत हुआ? क्या कहीं पर भी ऐसी दिक्कत हुई? तो आपको समांतर चतुर्भुज भी समझ में आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। असल बात में समांतर चतुर्भुज का मतलब यही होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज का जो एक विकर्ण होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। वर्ग का भी एक विकर्ण उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो जो वर्ग होता है ना, वर्ग जो होता है, ऐसे वर्ग का भी एक विकर्ण उन दोनों को दो इक्वल सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। उसी तरह से आपका जो आयत होता है, आयत का भी एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। इस बात को भी याद होना।
आयत क्या होता है? जिसके समूह भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। विकर्ण उसको दो भागों में डिवाइड करता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। विकर्ण उसे दो भाग, विकर्ण भी बराबर होते हैं। मैंने बताया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें समांतर चतुर्भुज का सिर्फ एक युग्म, मतलब कि चतुर्भुज का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के दोनों युग्म समांतर होते हैं, वो होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना। अब इसमें बात कर लिया जाए तो देखो समलंब चतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में, इसमें ये दोनों एंगल जो बनेंगे ना, इन दोनों एंगल, एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के समांतर है, ये पैरेलल है। उसी तरह से इन दोनों का सम भी होगा। अब इसमें ये लाइन का भी दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक पैरेलल होता है। उसी तरह से इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। खैर सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है ना। तो इस क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको फिनिश करेंगे। ये बेहतरीन जो क्लास मैंने आपको बताया, इसमें आपको कहां पर किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको समलंब बताया, चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज क्या होता है बता दिया मैंने, वर्ग क्या होता है बता दिया मैंने, वर्ग के अलावा मैंने आपको आयत क्या होता है वो भी बता दिया मैंने आपको। अभी अभी मैंने समांतर चतुर्भुज के बारे में भी आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम चतुर्भुज के बारे में सीखेंगे कि आखिर ये सम चतुर्भुज क्या होता है। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है ना। और बताइए वीडियो को आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको दिक्कत कहाँ पर हुई। कहीं पर अगर आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दिया करो। और एक बात और कि मैंने जो बताया ना आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप पीडीएफ चाहिए तो फिर आपको जो है कि नहीं कोर्स को परचेज कर लो, क्योंकि वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यूट्यूब पर नहीं बताई गई हैं। वहां पर बहुत ही बेसिक से चल रहा है, एकदम बेसिक से, एकदम एकदम नीच, एकदम जीरो लेवल से आपको हीरो बना दूंगा मैं। ठीक है ना। तो आप उसको परचेज कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है ना। तो जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लग जाइए, ताकि आप गर्दा गर्दा उड़ा सको। ठीक है ना। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है जो जिंदगी की नाक में दम कर दे, कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं माथे के पसीनों से मिलती है। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। हार 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 आखिर कब तक हार, एक दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्माने चाहिए। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखिए। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।